So, problem 7 asks us to determine the equivalent resistance between points A and B in the figure. Each wire has a resistance of R. So, you can see that it's a cube in which that one pair of diagonal elements are connected through a battery. So, how do we start with this? तो इस प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कुछ डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल में हम नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे. इट्स अ क्यूब 3 डायमेंशनल. लेकिन जो क्यूब है उसमें एक सिमेट्री है जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे. अब जो AE, AF और AC हैं, ठीक है, ये तीनों सिमेट्रिकल हैं. तो AE, AF और AC, ठीक है. तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि हर में सेम करंट फ्लो हो रहा है. I, इसको हम I रिप्रेजेंट करेंगे. और किरचॉफ के जंक्शन रूल के हिसाब से उसका मतलब है बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो है 3I. ठीक है. अब ये 3I ऑब्वियसली B के बाहर से भी आना चाहिए. ठीक है. और B जो आउटपुट है उसके सिमेट्री के हिसाब से BH, DB और GB इन तीनों का भी सिमेट्री है. और क्योंकि ये तीन सिमेट्रिकल है, ये 3I इनमें स्प्लिट होगा एज I और I. ठीक है. अगर आप इस अजम्पशन से कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर बाकी प्रॉब्लम में देखोगे कि हमारा अजम्पशन सही है. अब E के हिसाब से AE के बाद जो EH और ED है, ये भी सिमेट्रिकल ही है. तो जो I आ रहा है यहाँ पे उसको इक्वली स्प्लिट होना पड़ेगा यहाँ पे. और ये हो जाएगा I/2 और I/2. करेक्ट. ठीक है. सिमिलरली F पे जो है हमें मिलेगा कि FH और FG ये सिमेट्रिकल है. I आ रहा है अंदर और बाहर जाएगा I/2 और I/2. सिमिलरली AC, तो AC के बाद है CD और CG, बाहर जाएगा I/2 और I/2. अब इतना हम देख सकते हैं कि एक सिमेट्री है. अब क्योंकि हमने इतने सारे इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिले हैं, हम जो इक्विवेलेंट पॉइंट्स लिए हैं हम उनको एक ही पोटेंशियल पे मान सकते हैं और उनको कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे E, F और C A के हिसाब से इक्विवेलेंट है. फिर B के हिसाब से H, D और G इक्विवेलेंट है. और जो बीच के ब्रांचेस हैं I/2 और ये सब हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्विवेलेंटली कैसे आएगा. तो अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. तो पहले हमारा A है, ठीक है. यहाँ से AE, AF और AC आएगा. तो वहाँ पे हमारे 3 ब्रांचेस मिल रहे हैं. तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स आए हैं. 3 रेजिस्टर्स, ठीक है. तो ये होगा E का, ये होगा F का और ये होगा C का. ठीक है. और हमें दिया गया था कि सब R हैं, तो मैं वो अभी लेबल नहीं करता हूँ. करेक्ट. ठीक है. अब यहाँ से E, F और C के बाद हमारे H, D और G इक्विवेलेंट है. तो इनको भी हम कनेक्ट करेंगे. तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे? हमारे पास आएगा EH, ED, CD, CG, FH और FG. तो ये हमारे 6 जो रेजिस्टर्स हैं ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं बिटवीन E, F और C और H, D और G जो कि हमारे इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे 6 रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 6 के 6. ठीक है. ठीक है. तो ये हमारे आएंगे EH, CD, ED, CG, FH और FG. थोड़ा क्लटर्ड हो गया. अब इसके बाद तो ये हमारा है HD और G. तो इसके बाद हमारा B था. तो HB, DB और GB 3 रेजिस्टर्स ये भी पैरेलल में ही हैं. जैसे A में हमने इनपुट में देखा था. तो यहाँ पे आ गए हमारे 3 रेजिस्टर्स. ठीक है. ये हमारा पॉइंट B. और यहाँ से तो ये है HB, DB और GB. करेक्ट. ठीक है. तो अब हमारा जो सर्किट था वो एक सिंपल पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. In which all of the resistances are R, the same value. और इसमें सब R हैं. तो हमारे पास आ जाएगा A. यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में, सब R है. तो ये सिर्फ हो गया R/3. करेक्ट.
फिर उसके बाद हमारे पास 6 रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R/6। राइट। उसके बाद वापस से 3 इन पैरेलल, तो ये हो गया R/3। राइट। और फिर B, तो इनको बस हम ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 5R/6। ठीक है। अब अगर हम वापस सर्किट डायग्राम को देखते हैं, हमारा जो अजम्पशन था कि I और I निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं, हम ट्रेस करते हैं। AE से I जा रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है EH में I/2 और ED में I/2। राइट। AF में भी I जा रहा है, फिर वो FH और FG में स्प्लिट हो रहा है। तो EH और FH में जो I/2s हैं, राइट, वो एडअप करके HP में वापस I हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो अजम्पशन था वो करेक्ट है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। राइट। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो सिमेट्री है उसको हमने यूज़ किया है। राइट। ऐसे सिमेट्री तुम्हें देखना चाहिए हर क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी ये बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं क्वेश्चन। Correct. So that was the solution for problem 7. You can see a typical use of symmetry. In fact, this problem is something which a lot of people have gone through, and it was how they remember the use of symmetry. Symmetry is something that in electrical circuits, not just in higher education, not just during entrance examinations later, also it's pretty useful, and it's something that simplifies your work a lot. As you can see this problem, after we simplified the circuit, all we had to do was just add parallel combinations and find the solution. So that was problem 7. The solution is 5R/6. Let's move on to the next one now. We are looking at problem 8 now. It's another circuit where we have to find equivalent resistance between 2 points, and yeah, so what's so special about this? तो इसमें हम वापस से देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमें कोई सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। Okay. लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि ये सर्किट जो है ये सिमेट्रिकल है वापस से। Right. तो अब हम इस सिमेट्री को यूज़ करेंगे और सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस में ला सकें। Okay. तो अभी सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि A जो है उसके थ्रू करंट I1 प्लस I2 जा रहा है। Right. और ये करंट I1 जो है मैं अज्यूम करूँगा एक R से जा रहा है, और जो I2 है वो 2R से जा रहा है। Okay. ठीक है। अब क्योंकि ये सर्किट सिमेट्रिकल है, Right. B के थ्रू भी I1 प्लस I2 निकलना चाहिए। Right. ठीक है। और सिमेट्री के अगेन कारण यहाँ पे जो I1 है और यहाँ पे I2 होगा। Yeah. ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि I1 AC से फ्लो कर रहा है और DB से फ्लो कर रहा है। Right. ठीक है। तो अगर हम कोई करंट अज्यूम करते हैं इन CE और ED ब्रांचेस में, तो और हम साथ में ये भी देख सकते हैं कि AE और EB में I2 फ्लो हो रहा है। Right. तो अज्यूमिंग कि कोई करंट है CE और DE में, जिसको मैं I3 और I4 अगर कहता हूँ, Okay. तो फिर जंक्शन रूल हम अगर E पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा कि I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I2। Right. ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू I4, जिसका मतलब है यहाँ से जो करंट जा रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। Okay. ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि हम एक्चुअली जो E पॉइंट है Right. वो एक फॉल्स कनेक्शन है, Okay. उसमें कोई करंट चेंज नहीं हो रहा है। Right. और हम इसको एक्चुअली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। Correct. हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो फिर जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो आता है A to E। ठीक है। Yeah. यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है B, ये 2R वाले थे। Right. ठीक है। और हमने E को डिस्कनेक्ट किया है। Okay. ठीक है। तो अब हम A to C ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये R था, यहाँ पे हमारा 2R था, यहाँ पे D है और यहाँ पे R है। Right. ठीक है। तो ये 2R आ गया और E डिस्कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा Right. R E, और इसको हम कहते हैं E डैश। Okay. ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि E एक फॉल्स पॉइंट था और हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, अब ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। Right. तो CED में 2R रेजिस्टेंस है। So that's ठीक है। 2R and that's 2R, so that'll be R for अगेन। it. Yeah. राइट। तो ACDB पाथ अगर तुम फॉलो करते हो तो Right. तुम्हारे पास आएगा R और R, तो वो आ जाएगा एक 3R रेजिस्टेंस। Right. ठीक है। उसके नीचे E डैश और B में 4R है। Right. ठीक है। तो ये आ गए हमारे 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, Correct. जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाता है
8/5R. Okay. So that was problem 8. It involved the concept of a false point, which is often we need to locate a point through which no current goes to some other part of the circuit. Often that is the case in such questions, usually with symmetry, because when there is symmetry you have components which have identical current flowing through them, and often that current doesn't need to go anywhere else for the circuit to be valid. So you saw that here E was a contact, V was a false contact point, and so we could separate it out and the circuit simplified into just a parallel combination of two resistors, and hence we have the solution, which was 8R/5. We will move on to question 9 now. So we're looking at problem 9. It says find the equivalent battery between point A and B in the given cases. So this is something slightly fresh, and we'll begin right away. So far in the previous lesson plan, you would have seen with equivalent as in equal EMFs and equal internal resistances. Right. Here the difference is that the epsilon 1, epsilon 2, R1 and R2 are different. Yeah. So that makes this a bit challenging. So let's get started with case A. Okay. Now in any case, the equivalent resistance between this is simply R1 parallel to R2, Right. because there's no current flowing. So we have RAB between the two is Okay. equal to R1 parallel to R2, Right. which is simply R1 times R2 divided by R1 plus R2, Right. common formula. Yeah. What we will do is we will assume a current I is flowing internally. Okay. A और B से कोई करंट निकल नहीं रहा है, लेकिन इंटरनली एक करंट फ्लो हो रहा है. Right. ठीक है. अब हम किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास आएगा इफ वी ट्रैवर्स इन दिस डायरेक्शन, Right. माइनस आई टाइम्स R1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 Okay. माइनस IR2 इज इक्वल टू 0. Right. ठीक है. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे I के लिए, तो हमें मिलता है कि I जो है इट इज़ इक्वल टू Right. एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. Right. ठीक है. तो ये आया हमारा जो करंट हमने इंटरनली अज्यूम किया है. Okay. ठीक है. अब लेट्स ट्राई फिगरिंग आउट कि इफेक्टिव एप्सिलॉन क्या होगा. तो अगर हम A पे अज्यूम करते हैं कि VA वोल्टेज है. Right. ठीक है. और हम नीचे वाले बैटरी से जाते हैं, तो VA फिर हम एप्सिलॉन 2 के अक्रॉस जाते हैं, तो Right. एक नेगेटिव ड्रॉप आता है एप्सिलॉन 2 Okay. का. फिर हम R2 को ट्रेवर्स कर रहे हैं सेम डायरेक्शन एज द करंट, तो एक माइनस IR2 आएगा. Right. ठीक है. और हम फिर आते हैं B पॉइंट पे, Okay. तो ये हमें देता है कि वोल्टेज एट B Okay. इज VA माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2. Right. ठीक है. तो अब हम I रिप्लेस करेंगे इसमें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 प्लस R2, और I को रिप्लेस अगर कर देते हैं तो फिर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. Right. ठीक है. तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें मिलेगा एप्सिलॉन 2 R1 प्लस R2 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. Right. और ये है वोल्टेज एट A माइनस वोल्टेज एट B, विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. So तो that- ये आया हमारा इफेक्टिव EMF. EMF. Correct. ठीक है. तो ये है हमारा इफेक्टिव EMF ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए Okay. So this was the effective EMF फॉर केस A. For case A. Right. ठीक है. तो हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे केस B के लिए. Right. इसमें मेजर डिफरेंस यही होगा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल चेंज हो जाएगा. Okay. उसके वजह से एप्सिलॉन 2 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो चेंज होगा. Okay. So because batteries are connected in the same sense. राइट. Okay. तो अगर तुम ये अपने हिसाब से सॉल्व कर लो तो फिर तुम्हें फाइनल फार्मूला मिलेगा कि एप्सिलॉन AB इज़ एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अभी भी R1 पैरेलल टू R2 ही है. Exactly. So because this can also be visualized as just a battery connected in the opposite sense, and hence we'll just substitute minus
E2 instead of E2, and that we can arrive. Then we can arrive here. राइट Okay. और ये फॉर्मूला जो है तुम मेमोराइज कर सकते हो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में ये जो कॉम्बिनेशन है डायरेक्टली आ जाता है. Exactly. तो टाइम सेव करने के लिए अगर तुम ये मेमोराइज करते हो तो फिर तुम्हारा जेई में काफ़ी. And often in JEE, you will have such problems which will assume that you know this, and there will be these problems which you can figure out. The tricks as such will be starting from right here. On so many problems, you'll need to start from right here in order to complete it within, let's say, 1 minute or 2 minutes, which is what is the time you have for a question in JEE of this size. So that was problem 9. We'll move on to problem 10 now. We're looking at problem 8, and it says that in the given arrangement, each of the 8 cells has an EMF of E and an internal resistance of R. And we have to find the voltage drop across each cell. So we saw in the previous question, and I mentioned that there are places you have to start with, and it makes our job simpler. So we'll see it keeping that in mind. So we'll start. सबसे पहले we'll redraw the circuit with the internal resistances Right. ताकि it's easier to trace the voltage drops. Okay. तो हमारे पास 8 cells हैं, हर एक का internal resistance R है, ठीक है. तो first let's redraw this really quickly, ठीक है. And then there's the middle R, and we have this. तो इसमें मेनली हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ के रूल्स लगाएंगे क्योंकि उससे हमारा काम काफ़ी सिंपल हो जाएगा. Okay. ठीक है. तो ये रही हमारा सर्किट. तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ से एक करंट I जा रहा है, Right. ठीक है, और जो हमारा बड़ा R है उसमें एक करंट I1 जा रहा है. Okay. और किरचॉफ के जंक्शन रूल के हिसाब से फिर यहाँ पे I माइनस I1 जा रहा है. Right. ठीक है. और हम इसको ट्रेस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल में दिखा देता हूँ, ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट लूप लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है. Right. तो फर्स्ट लूप में हमें मिलता है कि अगर हर एप्सिलॉन को हम मानते हैं तो 4 एप्सिलॉन पॉजिटिव में आएगा. Right. ठीक है. और क्योंकि हम आर्स जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, Okay. तो एक नेगेटिव 4IR आ जाएगा. Right. ठीक है. और टू कंप्लीट द लूप हम R को ट्रैवर्स करते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ करंट में भी है वापस से. Right. तो ये माइनस RI1 इक्वल टू 0. Okay. ठीक है. और सेकेंड लूप में फिर हमें मिलता है कि 4 एप्सिलॉन माइनस 4 टाइम्स, इसमें I माइनस I1 है, अगेन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल. Right. तो I माइनस I1 टाइम्स R, एंड दिस टाइम जब हम R को बड़े R को क्रॉस करते हैं तो वो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ करंट से, तो ये पॉजिटिव होगा. तो I1R इक्वल टू 0. ठीक है. ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. In both these equations, there's a 4 because we have 4 batteries on each of them. Right. तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. और याद रखना कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस अ बैटरी, दैट मीन्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल इटसेल्फ प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस. Okay. तो इसको हमें निकालना है. तो अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 2RI1 माइनस 4IR प्लस 4I1R प्लस 4IR. इसको सिंप्लीफाई करने पे तुम्हें मिलेगा कि I1 टाइम्स 2R प्लस 4R इज इक्वल टू 0. Okay. अब जो रेजिस्टेंस है वो तो 0 नहीं हो सकता. Right. तो इसका मतलब है जो करंट I1 हमने एज्यूम किया था वो 0 है. Okay. अब ये करंट अगर 0 है और हम वापस रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है कि 4 in 1, 4 माइनस दिस माइनस 0 इज इक्वल टू 0. ठीक Okay. है. तो हमें मिलता है कि एप्सिलॉन माइनस IR इज इक्वल टू 0. Right. और कोई एक सेल अगर तुम कंसिडर करते हो, ठीक है, Okay. तो यहाँ पे I आ रहा है, R को ट्रेवर्स किया तो वो नेगेटिव है. Right. और फिर प्लस एप्सिलॉन. Okay. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 0 वोल्ट. Right. तो तुम देख सकते हो कि इवन दो 8 सेल ऐसे कनेक्टेड हैं Right. और एक रेजिस्टेंस है भी, Okay. जो करंट है सर्किट में वो 0 है और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 0 वोल्ट है. Okay. So that was problem 10, and we could see that even though this seems like a complicated arrangement and it looks like there are so many things you would have to do about it, but it turns out that there's actually no voltage drop across any of these batteries because
of the arrangement of the cell, you can see that they are in one order and they're in the same cyclic order, and that is why we concluded that there is no voltage drop across any of them. So that was problem 10.